आजकल महिंद्रा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं क्योंकि उनकी XUV700 दबा के बिक रही है, स्कॉर्पियो थार दबा के बिक रही है। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि जो उनकी बोलेरो आज से 25 साल पहले लॉन्च हुई थी, उस बोलेरो में और आज की बोलेरो के अंदर कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी सेल्स नीचे गिरने का नाम ही नहीं ले रही है, इतनी पुरानी गाड़ी होने के बावजूद भी। लेकिन ऐसा है क्यों? महिंद्रा वाले क्यों इसको अपडेट नहीं कर रहे हैं? क्यों इसके कोई नेक्स्ट जनरेशन नहीं दे रहे हैं? और कैसे बोलेरो की वजह से टाटा की सूमो को बंद करना पड़ा, जो कि उस वक्त एसयूवी मार्केट की किंग थी? साथ ही साथ इसका इतना ज्यादा बिकने का कारण है क्या? वो सारी की सारी चीजें आज हम दिखने वाले हैं। तो फिर जाते हैं समय के अंदर पीछे और देखते हैं बोलेरो को शुरुआत से। अगर महिंद्रा की बात करते हैं तो महिंद्रा बहुत पहले से ही एसयूवीज बनाने के लिए जाने जाते हैं। जब महिंद्रा की शुरुआत हुई थी तब वो विलीज जीप को इंडिया के अंदर अंडर लाइसेंस असेंबल किया करते थे। फिर आगे जाके महिंद्रा ने कमर्शियल व्हीकल्स के ऊपर ध्यान देने की सोची, क्योंकि उस वक्त कमर्शियल व्हीकल्स की डिमांड बहुत ही ज्यादा हाई थी। फिर और ज्यादा प्रॉफिट छापने के लिए और मार्केट को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने लेट 80s के अंदर एक एमयूवी कम एसयूवी को लॉन्च किया, जिसका नाम था महिंद्रा मार्शल। मार्शल बहुत ही अच्छा काम कर रही थी कमर्शियल व्हीकल्स की मार्केट के अंदर, और महिंद्रा भी काफी अच्छा प्रॉफिट छाप रहे थे। फिर 1992 के अंदर महिंद्रा वाले मार्शल से ही मिलती जुलती एक और गाड़ी को लॉन्च करते हैं, जिसका नाम रखा जाता है महिंद्रा अर्माडा। अर्माडा कई सारे मामलों के अंदर मार्शल से अच्छी थी और इसने उस वक्त के कमर्शियल व्हीकल्स के मार्केट को अच्छे से घेर लिया था। लुक्स और डिजाइन के मामले में इन दोनों के अंदर ही कुछ सिमिलरिटीज थी। अर्माडा को मेनली बनाया गया था टैक्सी पर्पस के लिए और कमर्शियल मार्केट के लिए। अर्माडा लॉन्च के बाद काफी अच्छा काम कर रही थी, लेकिन महिंद्रा की खुशी कुछ ज्यादा देर टिक नहीं पाई, क्योंकि अर्माडा के लॉन्च के 2 साल बाद टाटा अपनी सूमो को लॉन्च करते हैं, जो कि अर्माडा से काफी ज्यादा अच्छी थी, जिसके अंदर आपको ज्यादा बड़ा स्पेस मिलता था, अच्छे लुक्स मिलते थे, साथ ही साथ इसके अंदर बिठाने की कैपेसिटी ज्यादा थी। और फिर आगे जाके सूमो की सेल्स ने अर्माडा की सेल्स को पीछे छोड़ दिया। फिर सूमो को केटर करने के लिए महिंद्रा वालों ने अर्माडा ग्रैंड को लॉन्च किया, जो कि अर्माडा से भी ज्यादा अच्छी थी। लेकिन सूमो इतनी ज्यादा पॉपुलर हो चुकी थी कि अर्माडा ग्रैंड को भी किसी ने नहीं पूछा। अब महिंद्रा ने सोचा कि कुछ तो करना पड़ेगा, वरना ये सूमो हमारी सारी की सारी सेल्स खा जाएगी। तो फिर वो अर्माडा का एक दूसरा वेरिएंट निकालने की सोचते हैं, जिसका नाम था अर्माडा एलेक्स, जिसके अंदर लुक्स को पूरी तरीके से बदल दिया जाता है, इंजन बदल दिए जाते हैं, दुनिया भर के फीचर्स दे दिए जाते हैं, जिसके अंदर पावर स्टीयरिंग था, एसी थी, अलॉय व्हील्स थे और भी बहुत कुछ महिंद्रा ने इसके अंदर ऑफर कर दिया था। लेकिन फिर महिंद्रा वालों ने सोचा कि ये तो एक तरीके से नई गाड़ी ही बन गई है, तो फिर नाम पुराना क्यों रखना? और तब फिर जन्म होता है महिंद्रा बोलेरो का। इसको साल 2000 के अंदर लॉन्च किया गया था और तब इसकी प्राइस 4.98 लाख की थी, लगभग 5 लाख रुपए। इसके अंदर प्यूजोट का 2.5 लीटर का डीजल इंजन दिया था, जो कि 75 bhp प्रोड्यूस करता था। और अर्माडा की ही तरह इस गाड़ी की भी टारगेटेड ऑडियंस वो लोग थे जो कि गाँव में रहते हैं या जहाँ पे रोड अच्छे नहीं है। साथ ही साथ इसको टैक्सी के लिए भी ज्यादा खरीदा जाता था। टाटा और महिंद्रा को देखते देखते टोयोटा वालों ने भी सोचा कि हम भी एक बार हाथ मार लेते हैं, और फिर साल 2000 के ही अंदर टोयोटा वाले अपनी कॉलिस को लॉन्च करते हैं। लेकिन अब बोलेरो ने भी कह दिया था, मैं झुकेगा नहीं। अब सूमो की सेल्स घटना शुरू हो गई थी, क्योंकि कंपटीशन काफी बढ़ गया था। उस वक्त सूमो की 30 से 40 हजार यूनिट्स बिक जाया करती थी साल में, जबकि बोलेरो की 25 से 30 हजार बिका करती। फिर साल 2002 के अंदर महिंद्रा इसको एक और नया फेसलिफ्ट देते हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं करते, सिर्फ डिजाइन को थोड़ा सा बदल दिया जाता है। बोलेरो की बिक्री दबा के हो रही थी और ये खराब रास्ते वाली जगहों पे और पहाड़ी इलाकों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी बन गई थी। समय के साथ महिंद्रा ने भी इसके अंदर अच्छे अच्छे चेंजेस करते गए, जिसमें ज्यादातर चेंजेस या तो डिजाइन को लेके होते या फिर इंजन अपग्रेड को लेकर। लेकिन आज तक महिंद्रा ने कभी भी बोलेरो को बहुत बड़ा चेंज नहीं किया, जैसे कि नेक्स्ट जनरेशन। 2007 में महिंद्रा बोलेरो का पिकअप वर्जन भी लॉन्च करते हैं, जिसकी वजह से इसकी बिक्री और ज्यादा बढ़ जाती है। और 2010 से बोलेरो की सेल्स इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि सूमो के ऊपर संकट छाने लगा था। एक तरफ बोलेरो की साल के अंदर 50 से 60 हजार यूनिट्स बिक जाया करती थी, जबकि सूमो की 15 से 20 हजार। फिर टाटा ने सोचा कि हम भी अब कंपटीशन देंगे, तो उन्होंने सूमो के अंदर कुछ अपडेट्स किए, लेकिन इस बार बोलेरो के ऊपर इसका कोई असर नहीं हुआ। हालत अब ये आ गई थी कि 2016 के बाद तो सूमो की मुश्किल से 10 हजार यूनिट्स बिकती थी साल के अंदर, जबकि बोलेरो की उस वक्त साल की 55 से 60 हजार यूनिट्स बिक जाया करती। और अब सूमो का मार्केट लगभग खत्म ही हो गया था। फिर टाटा वालों ने भी सोचा कि अब सूमो को आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता है, और अगर सूमो को अपडेट भी दिया जाता है तो वो और भी ज्यादा महंगी हो जाएगी। ऊपर से 2020 के अंदर BS6 नॉर्म्स भी आने वाले थे, जिसके लिए हर कंपनी को उसकी गाड़ी को अपडेट करना था, तो इसकी वजह से और भी ज्यादा प्राइस बढ़ जाती। तो फिर 2019 के अंदर ही टाटा सूमो को बंद कर दिया जाता है। लेकिन बोलेरो झुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अगर आप आज भी देखोगे तो बोलेरो की 7 से 8 हजार यूनिट्स तो महीने की ऐसे ही बिक जाती है। साथ ही साथ बोलेरो का यूज इंडियन आर्मी और पुलिस भी करती है। महिंद्रा ने बोलेरो को और थोड़ा मॉडर्न बनाने के लिए और थोड़ा कूल बनाने के लिए उनकी जो पहले वाली TUV 300 आती थी, उसका नाम हटा के बोलेरो नियो कर दिया, जिसके अंदर नॉर्मल बोलेरो से ज्यादा फीचर्स मिलते थे, लुक्स कुछ अच्छे थे और प्राइस भी। फिर बोलेरो नियो प्लस को लॉन्च कर दिया, जिसके अंदर और थोड़ी एक्स्ट्रा चीजें मिल जाती है। अब बात आती है कि इतनी ज्यादा बिकती क्यों है।
देखिए भले ही बोलेरो को 25 साल हो गए हो, लेकिन सीधी सी बात है आज भी इसका कोई कंपटीशन नहीं है। इसके आसपास कोई इसके जैसी गाड़ी है ही नहीं जो इसको कंपटीशन दे। और फिर आपको चाहे खड्डे वाले रास्तों के अंदर जाना हो, 7-8 लोगों को बिठा के जाना हो, या फिर ज्यादा पावर वाली गाड़ी चाहिए, ये सब कुछ बोलेरो के अंदर आपको मिल जाता है। और वैसे भी ये एक वर्जन के अंदर तो आती नहीं है। अगर आपको 7 लोगों को बिठाना है तो नॉर्मल बोलेरो ले लो, थोड़े और फीचर्स चाहिए तो बोलेरो नियो ले लो, बोलेरो नियो छोटी पड़ रही है तो बोलेरो नियो प्लस ले लो, सामान का लोड अनलोड करना है तो फिर बोलेरो पिकअप ले लो। तो हर तरीके के कंज्यूमर के लिए महिंद्रा ने सोच के रखा है और उसी तरीके से बोलेरो को बनाया गया है। अब बात आती है कि भाई महिंद्रा वाले इसको नेक्स्ट जनरेशन क्यों नहीं दे देते। तो सीधी सी बात है भाई, क्यों देनी है नेक्स्ट जनरेशन या फिर कोई अपडेट, जबकि जो है वो चल रहा है। और वैसे भी इसके अंदर बोलेरो न्यू और बोलेरो न्यू प्लस आते हैं। जिसको ज्यादा फीचर चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो वो ले सकते हैं। और अगर बोलेरो की नेक्स्ट जनरेशन आती भी है तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा, ऊपर से R&D के ऊपर ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, कोई भी कंपनी ऐसा क्यों ही करेगी। वैसे आगे जाके हो सकता है कि बोलेरो को बंद कर दिया जाए और उसकी जगह पे बोलेरो न्यू को ही कंटिन्यू कर दिया जाए, क्योंकि तब तक उसकी जगह वो ले चुकी होगी। तो यही थी बोलेरो की कहानी, कार डेक की जुबानी। वैसे आपका क्या सोचना है इसके बारे में, क्या होने वाला है आगे बोलेरो के साथ, और आपको क्या लगता है कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। और सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि मैं नए नए टॉपिक्स के ऊपर आगे जाके बहुत मस्त मस्त वीडियो लाने वाला हूँ। और एक ऐसा ही वीडियो मैंने इको के लिए भी बनाया था, क्योंकि उसका भी कोई कंपटीशन नहीं है और उसको भी मारुति वाले अपडेट नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वो भी दबा के बिक रही है। तो वो वीडियो देखना है तो आप देख सकते हैं। बाकी तो मिलते हैं फिर, देखते रहिए कार डेक को। जय हिंद।